ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। अगर मुंह के अंदर से ब्लीडिंग हो रही हो तो इमीडिएटली हमें फर्स्ट अटेंशन टुवर्ड द ओरल कैविटी देनी है, बिकॉज दैट ब्लीडिंग कैन लीड टू very fatal complications, and those complications can be in the form of the blood can go to the respiratory tract and can close it and can cause death. So हमें immediately सबसे पहले मुंह के अंदर की ब्लीडिंग को रोकना होगा, ठीक है जी। जी सर। सेकंड में जो ब्लीडिंग की स्पॉट है उस जगह को हमने बाई प्रेशर पैक बंद करना होगा। अगर आप देखते हो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रैक्चर, तो आपने कौन सी वायरिंग बताई अभी? ब्राइडल वायरिंग। ब्राइडल वायरिंग, ये तो सबको याद होगी, ये तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ब्राइडल नेवर, नोबडी कैन फॉरगेट इट। व्हाट इज अ ब्राइडल वायरिंग? समबडी कैन एक्सप्लेन मी? Anybody can explain me what is bridal wiring? सर इसमें हम जैसे जो दो सेगमेंट्स होते हैं जो फ्रैक्चर्ड होते बस हैं वही जवाब, जल्दी जल्दी। वायर से जोड़ते हैं। ब्राइडल वायरिंग किसको कहेंगे? सर टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन होती है ऑफ द सेगमेंट्स। ये उसका Yes. टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन रिजल्ट ऑफ दैट ब्राइडल वायरिंग। वायर होती है टेम्परेरी स्टेबलाइजेशन के लिए। सर फॉर द टाइम बीइंग सेगमेंट्स भी स्टेबलाइजेशन हो जाती है। सर फॉर द टाइम बीइंग सेगमेंट मिला रही हो ना, जो टाइम के हिसाब से ना उसको हम देखते हैं। मिला रही हो, इंट्राडेंटल दो दांतों को मिला रही हो, दो सेगमेंट्स को मिला रही हो, वो वाली वायरिंग कौन सी कहलाएगी? ब्राइडल वायरिंग कहलाएगी। ब्राइडल वायरिंग। क्लियर हो गया? यस जॉइनिंग ऑफ टू थिंग्स, दो चीजों को मिला रही है, दो पार्ट्स को मिला रही है, दो लोगों को मिला रही है, दो सेगमेंट्स को मिला रही है, ऐसा ही है। यस सर। इज इट क्लियर? जी सर। तो ये वायर हम किधर किधर से गुजारेंगे? इंटरडेंटली। अगर हम दांतों को जोड़ रहे हैं या अगर सेगमेंट को जोड़ रहे हैं तो 2 दांत इन्वॉल्व करेंगे, 3 दांत इन्वॉल्व करेंगे। सर 2 टीथ ईदर साइड पे जो है उसके वायर पास करेंगे। ईदर साइड प्रेफरेबली, इज इट ओके? यस सर। जी। Because if we will go for one tooth, the bones may not be sufficient on one side, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन जहां से गुजरी हुई है वो एक साइड पे हो सकता है बोन मौजूद ना हो और वो दांत आपका मोबिलाइज हो जाए। तो प्रेफरेबल तरीका ये है कि we must involve at least 2 teeth on either side, pass the wire between the interdental area and then twist them with each other, okay, and stabilize the segments in such a way that the occlusion is maintained. Okay? And this wiring is basically a temporary stabilization for what? What will be the benefit of this wiring? ब्लीडिंग जो Very good. एक तो हो रही होगी वो mobility of the segment will be over. Patient pain will be minimized. Number 2, the bleeding coming from that area will be minimized or stopped by compression. Okay? तीसरा, हमने प्रेशर पैक दे के ब्लीडिंग को स्टॉप करने की कोशिश कर ली। नाउ ड्यूरिंग दिस सर्वे हमने 2 चीजें क्लियर कर ली हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? सर हेड टू टो एग्जामिन करेंगे विदाउट जा चुके हैं। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। वी आर इनसाइड द ओरल कैविटी। सर पैल्पेट करेंगे। अच्छा, ओरल कैविटी। फ्रैक्चर वो क्या कहते हैं उसको स्टेप्स देखेंगे। मेंटल फ्रैक्चर तो नहीं है, कुछ फ्रैक्चर तो नहीं है, ओक्लूजन इसकी ठीक आ रही है, ट्रॉमास और या कोई ब्लीडिंग की बजाय कोई स्वेलिंग तो नहीं है। ठीक है, इस तरह की चीज होगी तो विजुअलाइज करेंगे, दांतों को आपस में अप्रोक्सीमेट करके उनको ओक्लूजन में लाने की कोशिश करेंगे टू चेक कि उसकी ओक्लूजन आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर? यस सर। तो ये चीजें हम देखेंगे। अभी मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें फ्रैक्चर्स हुए हैं। आप बताओगे कि उसमें मुझे कौन कौन से साइन और सिम्टम्स नजर आ सकते हैं while examining the intraoral cavity. चल पाएंगे? चलते हैं।
something some wrong is going on with the net. Clear होगी हमारी बात? अच्छा, अभी मैं आपको ना कुछ बता रहा हूँ. This exercise basically is to prepare yourself to deal the patient in the emergency and to apply your knowledge which you have studied till today. आगे देखें ना, फ्रैक्चर कितने हैं, कैसे हैं, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, बाकी सारी चीजें कैसे हैं, वो बेसिकली उस वक्त शुरू होती हैं व्हेन वंस यू हैव मैनेज द पेशेंट इन इमरजेंसी. आपने पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया, आपने जो बेसिक स्टेप्स लेने थे टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट वो आपने कर लिए. ये अभी मैंने सिर्फ 2-4 उसकी बातें की हैं जो हमने इमरजेंसी में करनी है. तो इमरजेंसी में आपको ये वाज़ेह हो गया कि व्हेनेवर द पेशेंट कम्स इमीडिएटली यू नीड टू स्टॉप द ब्लीडिंग इंट्राओरली, एक्स्ट्राओरली. फिर आपको प्रेफरेबली आपको इंजेक्शन मंगवाना चाहिए ताकि जहां आपने स्टिचेस लगाने हैं वहां आप लोकल एनेस्थीसिया दे सको. द नेक्स्ट स्टेप विल बी टू पुट द स्टिचेस. स्टिचेस आपने इस तरीके से लगाने हैं कि अगर फेस के ऊपर है, डीप है, तो डबल लेयर में आए और बेस्ट पॉसिबल थ्रेड के साथ आए ताकि वहां पे कोई स्कार मार्क मौजूद ना रहे. इंट्राओरली विच ऑफ द थ्रेड इज कॉमनली बीइंग यूज्ड? कौन से स्टिचेस कॉमनली इंट्राओरली यूज करते हैं? सर 1O या 2O. शाबाश. एनीबॉडी? सर सिल्क 2O. सिल्क कौन सा? सिल्क यूज करते हैं. तो आप इस वक्त इमरजेंसी डिपार्टमेंट में खड़े हो, आप वर्ड लफ्ज ना फेक नहीं बोलोगे, नंबर बोलना है आपने. आप 30 40 50 20 3020. सिल्क. वेरी गुड. 30 silk or 40 silk is preferred thread to be used inside the oral cavity. Clear? आज से हम ना वर्ड सिल्क नहीं बोलेंगे, आज से हमने वर्ड 30 or 40. Which type of needle you will need? कौन सी नीडल चाहिए होगी? स्ट्रेट नीडल चाहिए होगी, कर्व नीडल? सर कर्व नीडल. कटिंग चाहिए? कर्व नीडल सर. कर्व सर. शाबाश. दादा सी बात क्या हो गया? हमने कहा 30 और 40 सिल्क इज द प्रेफर्ड थ्रेड टू बी यूज्ड इनसाइड द ओरल कैविटी. मान लिया हमने. कौन सी नीडल चाहिए होगी? जवाब नहीं आ रहे, मजा नहीं आ रहा. कर्व नीडल सर. लोगों में से कोई जवाब नहीं. कर्व नीडल होगी. प्रेफरेबली एक पहला हिस्सा कर्व चाहिए, दूसरा हिस्सा कौन सा साइज प्रेफरेबल है? सर 3/8 या 1/2. सर 3/8 या हाफ सर्कल. 3/8 या 1/2. साइज क्या होगा? ये तो एक गुलाई का हिस्सा बता रहे हो, आपने ठीक बता दिया. कितनी बड़ी होगी नीडल वो? डॉक्टर यासिर आपको बताएंगे कौन सी वाली होती है. सर मतलब सर्कल के अकॉर्डिंग ही आपने मान ली यार, मेरा सर्कल जो हाफ है सर्कल नीडल 1 फुट का भी हो सकता है, 1 इंच का सर्कल भी हो सकता है, आधे इंच का सर्कल भी हो सकता है. नीडल की लेंथ भी होती है ना, जैसे 20 mm की है, 25 mm की है, 30 mm की है. वो सर पूछ रहे हैं किस लेंथ की नीडल यूज करेंगे आप? 25 mm. जी कौन सी बताई हुई है? 30 mm. 5. किसी को भी नहीं पता? नो सर. हाँ जी डॉक्टर साहब बताएं जी. नहीं बता दें अभी तो. 25 जो हाफ सर्कल हम यूज 25 हाफ सर्कल कटिंग नीडल विद 30 or 40 सिल्क. ठीक है सर ये दोबारा बता दें. 25 mm हाफ सर्कल और 3/4 सर्कल cutting needle with 30 or 40 silk. ठीक है. To be used in the intraoral stitching purposes. Clear? सर हम स्वेज नीडल यूज कर सकते हैं? आपने ये सारी चीजों को देखना है. मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये देखने के बाद आपके 2 3 4 नंबर डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाएगा और आपको किसी न किसी शक्ल में ये एग्जाम में भी ये सवाल जरूर आएगा कि इंट्राओरल हम कौन से स्टिचेस यूज करते हैं, कौन सी नीडल यूज करते हैं, वो क्या सूरत हाल होती है. ठीक है
सर एक्स्ट्रा ओरली कौन सी नीडल यूज करेंगे, लाइक उसकी लेंथ जब क्या हम होगी? फेस के ऊपर कर रहे होते हैं तो प्रेफरेबल होता है 16 नंबर टू 20 नंबर, स्मॉलर नीडल यूज करते हैं, बड़ी नहीं यूज करते, और कटिंग यूज करते हैं ताकि आसानी के साथ हम स्टिच लगाएंगे। सर शोर आ रहा है आपका। स्वेज निडल यूज कर सकते हैं हम? स्ट्रेट नीडल डेफिनेटली यूज कर सकते हैं हम, लेकिन ये आमतौर पे यूज की जाती है व्हेन वेरी लॉन्ग स्टिचेस आर टू बी देयर, जिस तरह के ऑर्थोपेडिक वाले या आपके ये हाँ जी क्लियर। जब भी कुछ स्टिच बहुत लंबा होगा ना, वहां हम स्ट्रेट नीडल को यूज कर लेते हैं। आमतौर पे गायनाकोलॉजिस्ट स्ट्रेट करते हैं, ऑर्थोपीडिक वाले स्ट्रेट करते हैं, उनके स्टिचेस काफी लंबी लंबी वो उनके होते हैं, वुंड्स लंबे होते हैं। ठीक है। जबकि ओरल कैविटी में स्ट्रेट टिश्यू जो है ना, नहीं, एक तरह ऐसी नहीं स्वेज होती कि हम उसको आराम से कर सकते। ठीक है, जी सर। क्लियर। देखिए ना, एक Yes, लंबी sir. वाली नीडल को हमने चला के आगे से आगे जाना है। हमारे लिए सरफेस एरिया खुला होगा तो फिर हम कर सकते हैं, अगर सरफेस एरिया खुला नहीं होगा तो फिर हम नहीं कर सकते हैं। क्या ठीक है जी? एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है जी, क्लियर। जी सर। ये भी एक पेशेंट आया है, तेजी से आप बता दें कि हम क्या क्या करेंगे इसमें। पहले इसको वॉश करेंगे सलाइन के साथ। पहले पैक देके ब्लीडिंग को मिनिमाइज करेंगे, फर्स्ट स्टेप। फिर वॉश करेंगे ताकि वॉश करेंगे सर इसको प्रॉपर्ली। thoroughly irrigate करेंगे with the saline or with the diluted iodine. Number 2. Number 3, it is a facial one, deeper one. We will close the area in layers. 4-0 or 3-0 vicral or rapid resorbing suture is the preferred one. 5-0 or 6-0 proline is the preferred suture for the skin area. Clear? डीप टिश्यू को स्टेपल भी तो कर सकते हैं, डिसॉल्विंग स्टेपल्स भी तो आते हैं हमारे। डीप टिश्यू को स्टेबल करने के लिए हमने ऑलरेडी डीपर टिश्यू में रिजॉर्वेबल स्टिचेस लगाने हैं ताकि वो पूरी तरह अप्रोक्सीमेट हो जाए और स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, व्हाट नेक्स्ट नाउ? जब हम ये स्टिचेस लगा लेंगे, ब्लीडिंग को रोक लेंगे, तो नेक्स्ट क्या करेंगे? फिर वही एग्जामिनेशन एक्स्ट्रा इंट्राओरल, फिर हम सारा थारो एग्जामिनेशन कर लेंगे, ये इंट्राओरली भी, पेशेंट अनकॉन्शियस लग एक्स्ट्राओरली रहा है। भी, बाकी हिस्सों का भी। और फिर उसके बाद हम सर, आगे क्या इसमें करेंगे पहले नेक्स्ट? मैंने अगर ये पेशेंट अनकॉन्शियस है, फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? स्कैन करवाएंगे ताकि ब्रेन इंजरी ब्रीदिंग चेक करना। सर्वाइकल कॉलर एयरवे। Very good. Somebody has said the brain injury. Most important thing is to stabilize the neck. Spinal cord की injury can lead to death. अगर थोड़ी सी भी आपने उसको मूव कर दिया तो there can be death of the patient. तो जब unconscious patient है, उस सूरत में नेक की स्टेबलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, जी सर। सड़क के ऊपर भी सबसे पहले उसके नेक को, अगर वो बेहोश है तो नेक को सीधा किया जाता है, ब्लीडिंग एरिया के ऊपर प्रेशर दिया जाता है ताकि ब्लीडिंग मिनिमाइज हो जाए। फिर आप एबीसी पूरी की पूरी करते हो तो उसको सांस आ रहा है, उसकी सर्कुलेशन चल रही है कि नहीं चल रही है। मुंह को अच्छी तरह एग्जामिन किया जाता है कि मुंह के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल, ट्रामाटाइज टूथ, इवल्ज टूथ तो नहीं है, ब्लड तो नहीं है। अगर वो तो फौरी तौर पे उसको क्लियर किया जाता है। क्लियर? Yes, sir. Any question? Whenever we are closing any of the wound,
हमारे ज़हन में इसकी एनाटॉमी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि इसमें वेसल किधर मौजूद है, इसमें नर्व किधर मौजूद है, और उन चीजों को मैक्सिमली अप्रोक्सीमेट करना बड़ा जरूरी होता है। इफ यू कैन आइडेंटिफाई द वेसल and you can identify the nerve which has been cut by this trauma, we should bring them approximated and stitch them in proper position. Then the healing will be earlier and better, instead of closing as such without identifying it. Clear है? जी सर। अगर वुंड बड़ा है, उसके अंदर वाइटल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, तो अच्छा तरीका ये है कि आप उसको आइडेंटिफाई करें और उनको आपस में करीब ला के फिर उनको स्टिचेस कर दें ताकि वो आपस में हील हो सकें, रीज्वाइन कर सकें। इज इट ओके? हाँ जी, आवाज आ रही? यस सर। सादा लफ्जों में ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल साइंस नहीं है। हमारा एक एम क्या होता है कि जहां से कोई चीज टूटी है हम उसी जगह उसको वापस ले जाके उसको स्टेबलाइज कर दें, वहां उसको अप्रोक्सीमेट कर दें, वहां उसको मिला दें आपस में विद द हेल्प ऑफ स्टिचेस, सो दैट द हीलिंग शुड बिकम इजी। क्लियर है? एक इंपॉर्टेंट और फैक्टर है, जब बड़े वुंड्स होते हैं तो वहां पे बाज का ना डेड एरियाज रह जाते हैं कि आपस में हम स्टिचेस नहीं किए हुए होते, वहां ब्लड इकट्ठा हो जाता है, हम उसको डेड स्पेसेस बोल देते हैं। वहां इतना सारा अगर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो डी शेप हो जाएगी चीज, ठीक है ना? वहां अगर ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो वो आपस में पूरी तरह अप्रोक्सीमेट नहीं हो पाएगा, वहां कुछ और टिश्यू बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्टिचेस कर रहे हो, you need to make sure that all of the portions or deeper tissues are approximated at its pre-traumatic position. चोट लगने से पहले जहां जहां वो मिली हुई थी, हर सेगमेंट को आप उस तरह एक एक करके आपस में मिलाते जाओगे। ओके? ओके सर। यस सर। ठीक है, बाकी आपको क्लियर हो चुका है कि हमने स्टिचेस कौन से यूज करने हैं, हमने वॉश किस तरह करना है, हमने डिब्राइडमेंट कैसे करनी है, आपने फॉरेन पार्टिकल को क्लियर करके साफ करके इन चीजों को अच्छे तरीके से स्टिच लगा देना है। एंड फेस के ऊपर इफ एवर यू फील कि जी किसी एरिया में स्कार मार्क बन गया है या अच्छा नहीं लग रहा, यू हैव द पॉसिबिलिटी टू रिवाइज दैट टाइप ऑफ, आप उसको फिर रिवाइज करके एडजस्ट करने की सेकंड फेज में कोशिश कर सकते हो। ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मैं नाउ आई विल शिफ्ट टूवर्ड द नेक्स्ट पेशेंट। जो बड़े वाले के साथ वाला छोटी तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये जहां पे मैं दिखा रहा हूं आपको, इधर क्या, ये दिस वन। ओके, इसमें कोई बताएगा ये क्या नजर आ रहा है हमें? आपको चेहरा नजर आ रहा है तो आप क्या क्या चीज देख सकते हो? सब कंजक्टाइवल हेमरेज नजर आ रही है। सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सर सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज नजर आई है। कैन आप अपना नाम बताओगे सर? दो लोगों को, एक साथ को नजर आई है और दूसरा सर साथ पे नजर आई है। दूसरी किसको नजर आई है? वो बोलो तो सही भाई। सर मुझे देखो इसमें पहला तो आप गौर से देखो, आपको कंजक्टिवा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा सर। पेरिऑर्बिटल एकाइमोसिस है सर। गौर से देखो, मैंने पहले आपको बताया कि आपने हरी नहीं करनी, अपना नॉलेज नहीं अप्लाई नहीं करना, आपने जो नजर आ रहा है उस पे चलना है। इस चेहरे के ऊपर आपको क्या क्या नजर आ रहा है? 3 चीजें बता दो आप, शाबाश। राइट साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? नोज पे लेसरेशन और पेरिऑर्बिटल नजर आ रहा है और एक्टिमोसिस नजर आ रहा है। नोज पे लेसरेशन नजर आ रहा है और आंख उसकी बंद है, स्वेलिंग हुई हुई है। इज इट राइट? फिर उसके बाद हम नोज को देखते हैं, कट मार्क नजर आ रहा है। तीसरा हम अपोजिट साइड की आई को देखते हैं, उसमें क्या नजर आ रहा है?
सर एडिमा। सर ब्लैकनेस स्वेलिंग नजर नहीं आ रही, थोड़ी सी और एडिमा ऑर्बिट आपको नजर आ रही है, लेसरेशन भी है। थोड़ी सी इकाइमोसिस नजर आ रही है ऑन द मीजियल साइड, इज इट राइट? यस सर। ठीक है, तो आपने ना मतलब अपनी जो चीजें आपके जेहन में, आपने इमीडिएटली उनका वो नहीं बताना। आप देखो, आपको एक तस्वीर दिखाई गई है, आपने ये भी बयान करना है कि मैं एक एग्जाम में आपने बताना है कि आई एम लुकिंग अ पिक्चर ऑफ द पर्सन who probably has got a trauma on the face. He is having a swelling on the right side in the periorbital area with blackish area in this and this area, which is showing क्या शो कर रहा है ये? इकाइमोसिस शो कर रहा है, ठीक है। और ऑन द अपोजिट साइड क्या चीज शो कर रही है? इकाइमोसिस हमें नजर आ रही है मीजियल साइड पे, लेकिन स्वेलिंग ज्यादा नजर नहीं आ रही है। इज इट ओके? जी सर। चलो अभी हम Sir, सिर्फ ये right एक्स्ट्रा side ओरल पे पेज को रोक impact. देते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड द राइट साइड। वो एक यंग बॉय है, इसके चेहरे के ऊपर आप देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ है। हाँ जी, देखिए अब ये वाला बच्चा जो है क्या हुआ है, कोई बंदा बता सकता है? सर लेसरेशन है, मल्टीपल लेसरेशंस, ठीक हो गया। आप वन बाय वन बयान कर सकते हो कौन कौन सी जगह पे हैं? सर लिप पे है, अपर लिप सर स्वेयर हुआ हुआ है इसका। सर अपर लिप पे है, सर अपर लिप, लेफ्ट चीक, ऊपर से नीचे को चले जाओ। सर नेजल एरिया, नेजल एरिया, चीक एंड नीचे को जाओ। सबसे पहला कौन सा होएगा? सर फोरहेड सबसिलरी हुआ हुआ है। फोरहेड सबसे पे भी है, पहला कौन सा होएगा? फोरहेड नेजल ब्रिज के ऊपर, फील हो रही, वो ब्लड उसका जो है वो लगा ब्रिज के ऊपर अक्रॉस, देन इज ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नोज। फिर सबसिलरी, ऑर्बिटल एरिया, infraorbital, then on the cheek. चीक पे, और सर फिर वो पूरी एंगल चीज ऑफ पे द माउथ, फिर एंगल ऑफ द माउथ तक, और फिर अपर लिप एरिया। सर चले गए। में नहीं है सर बस करा दें, टाइम हो गया, सर बस करा दें। हाँ जी बस भाई, इसके बाद मेरा जो बताने का आज मकसद था ना, वो सिर्फ इतना था। लेसरेशन भी नजर आ रही थी उसमें। बिल्कुल आपको वो भी नजर आ रही है। अब मेरा अगला सवाल ये होगा कि यार अगर इस तरह का सिनेरियो होगा, मैंने स्टिचेस भी लगा लिए, बाकी भी कर लिया, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए जो वाइटल चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो उसकी विजन है, मुझे चाहिए कि मैं फौरी तौर पे विजन देखूं कि यार जब आया था पेशेंट तो उसकी विजन ठीक थी। देखेंगे ना हम? यस सर, बिल्कुल देखेंगे। यस सर, विजन देखेंगे, वेरी गुड सर। जो विजन हम कम्युनिकेट, लिखेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ देखना नहीं है, इट मस्ट बी रिटन ऑन द सर एग्जामिनेशन अगर कोई चेंज आपको उसको फील हो रही है, यू मस्ट राइट इट के जी वो राइट साइड पे इस तरह देख रहा है और लेफ्ट साइड पे उसको ब्लर्ड नजर आ रहा है, कुछ डबलिंग नजर आ रही है, सर या कम्युनिकेट थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इसके ऊपर बहुत सारे बाद में प्रॉब्लम्स पैदा हो सकते हैं अगर आपने ना लिखा हुआ हो। इसके ऊपर नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे, जैसे हमने उधर भी देखा कि कौन कौन सी नर्व्स इसमें डैमेज हो सकती हैं। नर्व एग्जामिनेशन, ये इंफ्राऑर्बिटल एरिया का देखो ना, लैसरेशन हुआ है, कौन कौन सी नर्व डैमेज हो सकती हैं? ऑप्टिक ऑफ इंफ्राऑर्बिटल नर्व, ओके, इंफ्राऑर्बिटल हो सकती है, ऑप्टिक नर्व। बहुत अच्छी। ऑप्टिक वाली कौन सी है? ऑप्टिक में तो सिर्फ पीछे पड़ी होती है। ऑप्टिक तो पीछे होती है। ऑप्टिक आगे ना नर्व आपने पढ़ लेनी है, ऑप्टिक किधर से आती है और किसको जाती है। इसमें ऑप्टिक नर्व को प्रॉब्लम हो सकती है प्रोवाइडेड कि अगर मैं कहूँ कि उसकी आई बॉल मूवमेंट नहीं हो रही, हमें अगर आप देखते हो कि पेशेंट ऊपर नीचे आई बॉल को मूव नहीं कर पा रहा, देन व्हाट वी विल सी। सर इसमें सुपरफिशियल
एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ लैसरेशन की वजह से इंफ्राऑर्बिटल नर्व का डैमेज इस वक्त पॉसिबल है। डीपर एरियाज में तो जब तक हम लेकिन बात पता क्या है, व्हेन द ट्रॉमा इज देयर, हो Their सकता है impact ट्रॉमे हुआ है के ना। इम्पैक्ट की वजह से डीपर साइड पे कोई नर्व डैमेज हो जाए, पार्शियली और कंप्लीटली। हो सकता है ट्रॉमा के साथ वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाए और उस कंप्रेशन की वजह से उसकी आई बॉल मूवमेंट पे प्रॉब्लम आ जाए। हो सकता है किसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, उसकी बहुत कुछ वजह हो से सकता नर्व है। डैमेज हो तो सकता है। हमें इग्नोर नहीं करना, आपने कोशिश करनी है जो जो चीजें आपको नजर आती हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है, पूछना है, लिखना है, चेक करना है। इज इट राइट? ठीक है। Then Yes, sir. now Yes, next done. proceeding will be that with manual palpation के साथ आप देखोगे कि कोई Steps सेगमेंट मूव तो नहीं deformity, कर रहा, Say मुंह steps के अंदर से कोई before. ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। स्टेप्स देखेंगे। फिर आप उसी तरह ऑक्लूजन उसकी चेक करोगे। EMJ नाउ आई विल आस्क, अगर आपने कोई सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ऐसी करवानी हो टू आइडेंटिफाई कि इसके फ्रैक्चर्स कहाँ कहाँ हुए हैं, तो कौन सी करवाओगे? CT CT scan scan. CT scan. हैं? सर सीटी स्कैनिंग कौन सा नहीं तो करवाओगे? सीटी स्कैन। CT scan. क्या जवाब आ रहे हैं यार? इतने लोग बैठे हो, सबने पढ़ा हुआ है, क्या हो गया? करवा सकते हैं। तो 3D स्कैन मैं कह रहा हूँ कि यार मुझे मल्टीपल करवाना ही ना पड़े, मैं एक ही करवाऊँ तो मुझे सारा कुछ सर नजर आ 3D जाए। सर 3 डायमेंशनल scan. 3 डायमेंशनल सीटी स्कैन एरिया का करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम? CBCT. सीबीसीटी। CBCT is the preferred investigation with 3D reconstruction. Make it sure. आपने कागज के ऊपर लिख के देना है मरीज को, प्लीज प्रोसीड फॉर CBCT ऑफ विच एरिया। आपने एरिया भी लिख के देना होता है। हेड आपको पूरे हेड का चाहिए, लोअर पोर्शन का चाहिए, मिडिल पोर्शन का चाहिए, क्योंकि CBCT पूरे एरिया को कवर नहीं करता। आपने एग्जैक्ट डिमार्केशन करनी है कि फ्रॉम द सुपरऑर्बिटल मार्जिन टू द बेस ऑफ द मैंडिबल हमें CBCT चाहिए विद 3D। ओके, क्लियर है? यस सर। तो बजाय इसके कि ना हम पहले उसका PA व्यू करवा लें, फिर PNS व्यू करवा लें, फिर OPG करवा लें, फिर प्लेन एक्सरे करवा लें, आप सारी चीजों को छोड़ के मरीज की हैसल को कम करने के लिए यू डायरेक्टली सेंड हिम फॉर द CBCT विद 3D रिकंस्ट्रक्शन, बट मस्ट राइट द एरिया, दिस फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया। इज इट राइट? यस सर। और एग्जामिनेशन के दौरान जो आपको प्रोविजनली फाइंडिंग मिली है वो भी आप कहीं जरूर मेंशन करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रैक्चर ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन, विच साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, मे बी मैक्सिला, मे बी जाइगोमा। ओके, आगे क्वेश्चन मार्क्स डाल देने आपने, ताकि उन एरियाज को वो क्लैरिफाई करे। ओके, ठीक है? यस सर। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या करेंगे? हमारे पास इन्वेस्टिगेशन आ गई, पता चल गया हमें किधर किधर फ्रैक्चर है। नेक्स्ट क्या होता है फिर? फ्रैक्चर रिड्यूस करते हैं। हमें इन चीजों को रिड्यूस करना है और स्टेबलाइज करना है। ये उसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कहलाता है। एंड दिस ट्रीटमेंट इज अ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और इट इज अ, इस ट्रीटमेंट को क्या कहते हैं? जी प्राइमरी सर ये डेफिनेटिवली आना चाहिए। सर ये गोल्डन आवर प्राइमरी है अभी, गोल्डन आवर में चले गए हो? नहीं सर, नहीं नहीं यार आप देखो अपने आप को ना, सादा सादा ये जो लफाजी है ना हमारी कि ये गोल्डन आवर है, ये फलाना आवर है, ये सारी आपको थ्योरीज हैं जस्ट टू मेक यूरसेल्फ रियलाइज कि देयर आर सर्टेन पीरियड, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर विद इन दैट पीरियड अगर हमने पेशेंट को मैनेज किया है तो वी विल बी एबल टू हैव द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। देखिए ना, एक सर्जन का काम यही है ना, एक डॉक्टर का काम यही है कि हम बेस्ट पॉसिबल उसको रिजल्ट दे पाए। उसके लिए उन्होंने आपको बता दिया मेडिकली एज वेल एज सर्जिकली हमारा काम ये है कि जितना जल्दी हो सके उतनी बेहतर सपोर्ट दें, ताकि हमारा आउटकम उतना बेहतर से बेहतर हो। वो आवर्स जिस दौरान करने से हमें फायदा ज्यादा हो सकता है, दोज आवर्स आर नेम्ड एज गोल्डन आवर्स। क्लियर? जी सर।
अच्छा, अब मैंने एक और तस्वीर आपको 3-4 तस्वीरें दिखा दी हैं एक ही दम से इंट्रा ओरल कंडीशन की। कोई एक बंदा मुझे 1 by 1 बताएगा ये जो लेफ्ट वाली पिक्चर जिसके ऊपर इस वक्त एरो मौजूद है, सर पैरासिम्फिसिस फ्रैक्चर है ये। पैरासिम्फिसिस फ्रैक्चर। वेरी गुड। कौन कौन से दांत के बीच में हुआ है? सर फर्स्ट सर केनाइन के और फर्स्ट प्रीमोलर। केनाइन और बहुत अच्छा केनाइन बोल और रहे हो। केनाइन के साथ इंसाइजर, प्रीमोलर और सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल, नॉट द फर्स्ट वन। ओके, सेंट्रल लैटरल इंसाइजर मुझे सर। बता सकते हो कि इसकी बाइट ठीक है? नो सर, सर इसमें इस ब्राइटल बाइट को वायरिंग क्या कहेंगे? विच टाइप ऑफ बाइट इट इज? सर क्रॉस बाइट, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। सॉरी इट इज Deep bite. very sorry, Open bite. it is open bite. Which type yes. of open bite? Anterior open bite? Anterior open bite, Anterior posterior open open bite. bite, anterior open bite। Which side? open bite. Which Anterior. side? सेगमेंटल ओपन बाइट नहीं है? ये anterior as well as posterior दोनों open bite, but on one side only. Right side. Unilateral. Unilateral. Which type of fracture it is? It is a displaced fracture or undisplaced fracture? Displaced। Raised fracture. Is it a favorable fracture or is it an unfavorable? It's displacing the segment. Okay, Displacing the segment. clear? यस सर। हाँ जी। Now और कोई चीज इसमें ब्लीडिंग भी हो रही होगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वी शुड रिड्यूस इट इमीडिएटली एंड पुट द कौन सी वायरिंग करोगे? ब्राइटल वायरिंग। ब्राइडल वायरिंग, ताकि इसकी ब्लीडिंग भी कम हो जाए और इसकी अप्रोक्सीमेशन भी हो जाए, सेगमेंट्स भी अप्रोक्सीमेट हो जाए। ओके, नाउ वी विल गो टुवर्ड द टॉप। ऊपर वाले की तरफ आ जाएं। सर ये भी पैरासिम्फिसिस। ये भी पैरासिम्फिसियल फ्रैक्चर है। मैं बस सर आ रहे हैं कितने पहुंचना? बड़े शरारती हो गए तुम लोग। ठीक है, ये मैंने तस्वीरें आपको कर दी हैं। इसी तरह की मेरी एडवाइस है कि यू सी सच पिक्चर्स ऑन टू दी नेट। देख के काइंडली एक कागज अपने सामने रखें और ये फाइंडिंग आप लिखने की कोशिश करें। दिस एक्सरसाइज विल रियली अपडेट यू एंड मेक यू विल बिकम वेरी कॉन्फिडेंट कि यार ये एक ब्रीज आया, मैंने इसका ये देखना है, ये देखना है, ये करना है, ये करना है। आई जस्ट वांट के कोई हमारे स्टूडेंट से आगे पूछे ना कि यार ये फ्रैक्चर हो गया है, तो यू शुड बी एबल टू टेल बेसिक थिंग्स कि यार ये ओपन बाइट है, ये डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर है, ये फेवरेबल है, ये अनफेवरेबल है, ये बाइलेटरल है। पहला स्टेप मैंने क्या करना है, सेकंड स्टेप मैंने क्या करना है, ये आपका गोल है। ठीक है? Yes sir, thank you sir. यस सर। इसी को थोड़े से मुख्तलिफ अंदाज में हम नेक्स्ट टाइम फिर एक तरह से इसको लेके चलेंगे। अभी मैंने सिर्फ पिक्चर्स बताई हैं। नेक्स्ट में हम चलेंगे कि हम बेसिकली फ्रैक्चर्स को डिवाइड कैसे करते हैं, क्लासिफाई कैसे करते हैं और किस तरह से हम नेक्स्ट स्टेप्स लेते हैं। ओके जी, ठीक हो गया सर। ओके सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। Thank you sir. Allah Hafiz. थैंक यू सर, अपना ख्याल रखिएगा सर।